गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले वाले वीडियोस में हो चुके हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, यानी कि व्युत्क्रमावधी और उसके रैखिक समीकरण। हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब और हमने उस पार्ट 2 के अंदर हमने क्रैमर रूल्स के बारे में पढ़ा था, 2 वेरिएबल्स में भी और 3 वेरिएबल्स में। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आइए हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। एक बार मैं क्रैमर रूल वापस से डिफाइन कर देता हूँ कि क्रैमर रूल क्या कहता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और फिर डेल्टा, ये तो है आपका 2 वेरिएबल्स में कि डेल्टा 1 x का होता है तो x को छोड़कर कांस्टेंट और y का कोएफिशिएंट, डेल्टा 2 y का होता है तो y को छोड़ के इधर तो कांस्टेंट इधर x का, और ये कांस्टेंट का होता है तो इसमें कांस्टेंट को छोड़कर सबका, यानी इधर से x की वैल्यू निकलती है इस तरीके से डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y की निकलती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये था 2 वेरिएबल्स में, और 3 वेरिएबल्स में भी केवल एक इधर एक ज़्यादा बढ़ के आ रहा था। ठीक है, उसके हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी हमें पता लगाना है, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि कंसिस्टेंट कैसे होगा और इनकंसिस्टेंट कैसे होगा। आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम इसका, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आइए रीड करते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल्स। ये कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को क्रैमर नियम से हल ज्ञात करना है, जिसमें दे रखा है 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, 3x - 2y = 7। हमें ये चीज़ इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकता हूँ, पर हमें क्रैमर रूल से फाइंड आउट करना है। तो इसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा, मैंने कहा ये 3 चीज़ें होती हैं। डेल्टा के अंदर क्या आता है, कांस्टेंट को छोड़कर x और y वाले, यानी 2 3 3 - 2, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। 2 2 = 4 यानी -4, -3 3 = 9 यानी कि -13 = नॉट 0। क्लियर है। अब डेल्टा 1 के बारे में बात करते हैं कि x को छोड़कर, यानी x का नहीं होना चाहिए, y का हो सकता है 3 - 2, तो इधर क्या आएगा जो कांस्टेंट है 9 और 7, ये होता है y का, यानी y को छोड़कर, तो x तो आएगा, तो इस जगह क्या आएगा कांस्टेंट, यानी 9, 7। तो आइए डेल्टा 1 की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी आएगी, -18 -21, तो डेल्टा 1 = -39। इधर से डेल्टा 2 की वैल्यू निकालता हूँ 14 - 27, तो डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी -13। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो क्या आएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 कितना आया -39 और डेल्टा कितना आया -13, तो इसको कट करा तो ये 3, और y की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई -13, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आई -13, 13 से +1, यानी x की वैल्यू तो आई मेरे पास 3 और y की वैल्यू आई मेरे पास 1। ये क्रैमर रूल से हमारे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड है, जो कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में इसको किस तरीके से करना है वो बता चुका हूँ। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है वो आपको करना है। अब ये जो 2 वेरिएबल्स में था, अब मैं आपको 3 वेरिएबल्स में करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का 2 आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आइए अब इसका 8 का फर्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि 8 का फर्स्ट, इसमें 3 इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, इसमें भी क्रैमर रूल से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो जो इसके फर्स्ट में ये वाली इक्वेशन है ना, 3x - y + 2z = 3, उसमें सबके यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस कर लेना। ठीक है, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1। इसके अंदर हमें ये सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, हमको तो ये केवल बताना है कि सिद्ध करो कि असंगत है, यानी 3 वेरिएबल में वो इनकंसिस्ट कब होता है, सिस्टम इनकंसिस्ट कब होता है कि जब डेल्टा = 0 तो हो, लेकिन डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 तीनों में से कोई एक 0 के बराबर ना हो, कोई एक 0 के बराबर नहीं हो, यानी तीनों में से कोई एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा = 0 तो होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में डेल्टा = 0
आ गया, जैसे सपोज करो डेल्टा इक्वल्स टू नॉट जीरो आ गया, तो वो तो कंसिस्टेंट हो गया। डेल्टा आप लोग जानते हो क्या होता है, जो उससे मिलकर बनता है कांस्टेंट से। तो इसके अंदर क्या आता है, तीन चीजें आती है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और एक डेल्टा। तो डेल्टा की जो ये एंड वाला डेल्टा है, इसकी वैल्यू जो है वो तो जीरो आनी चाहिए, लेकिन इन तीनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो जीरो की इक्वल नहीं आनी चाहिए, तब जाके वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये डेल्टा, तो डेल्टा 1 में मैंने बताया था आपको क्या होता है, डेल्टा 2 मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, डेल्टा 3 मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या होता है, और लास्ट डेल्टा आपको बताया हुआ है। तो डेल्टा 1 होता है एक्स का, यानी एक्स वाले को छोड़कर वाई और जेड का तो लिखो, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 2, ये लिखना है कोएफिशिएंट 1 + 1 - 2, 2 3 - 1, 2 3 - 1। इस जगह क्या लिखेंगे, ये 3 5 1, 3 5 1। डेल्टा 2 में y को छोड़कर, यानी x और z तो आएगा 3 2 1, 3 2 1, और z क्या है 2 3 -1। अब इसमें क्या आएगा, ये 3 5 1। इसी तरीके से इसमें 3 5 1 तो z की जगह आएगा, और a और y तो आएगा 3 2 1, 3 2 1, -1 + 1 -1 + 1 -2। और इस डेल्टा में क्या आएगा, कांस्टेंट को छोड़कर, यानी 3 2 1, 3 2 1, -1 + 1 -2, 2 3 2 3 -1, 2 3 -1। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखना है कि डेल्टा तो जीरो के इक्वल आना ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ कि 3 -1, 3 2 6, माइनस का 6, माइनस माइनस +6, माइनस का 1, इन दोनों को हाइड करा, माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस इसको करा 2, तो इसको हाइड करा, 2 2 4, माइनस का 4, माइनस का 1। तो देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये बचा 5, 5 3 15, 2 और 3 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, +5 +5 और -5, 4 और 1 माइनस का 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 10। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 15 - 15 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 ये तो आ चुका है। अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक वैल्यू जो है 0 के इक्वल है नहीं है, तो हम कह देंगे कि इनकंसिस्टेंट है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में माइनस का 1, 3 2 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट में इन दोनों का ऐड करा, 5 1 5, माइनस का 5, 3 1 3, माइनस का 3, प्लस 2, तो इसको हाइड करा, माइनस का 10, माइनस का 1। तो 6 में से 1 गया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 5 और 3 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का 8, 10 और 1 11, माइनस का, और ये माइनस का 22। तो ये आ गया माइनस का 15, जो कि इक्वल्स टू नॉट 0। तो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 और डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू नॉट 0। इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, असंगत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारा क्लियर। हमें इनकंसिस्टेंट का कैसे पता लगा कि डेल्टा तो 0 के इक्वल आना चाहिए, पर अगर सपोज करो ये 0 के इक्वल आ जाता, फिर हम इसको चेक करते। अगर ये भी 0 के इक्वल आ जाता, फिर हम इसको चेक करते। अगर ये भी 0 के इक्वल आ जाता तो ये कंसिस्टेंट हो जाता। लेकिन तीनों में से कोई अगर एक 0 के इक्वल नहीं आता तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। और सपोज करो इधर ही इक्वल्स टू नॉट 0 आ जाता तो ये यहीं पे कंसिस्टेंट हो जाता। आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हम क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन दे रखी हैं 3, और उसके अंदर हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है क्रैमर रूल से, यानी कि क्रैमर नियम से हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है 3 वेरिएबल्स वाले 3 उसमें। तो देखो इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 कि x + 2y + 4z = 16, x + 2y
प्लस 4z इक्वल्स टू 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 15, 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, अब इसमें फाइंड आउट करना है तो इसमें वही 3-4 चीज़ें, डेल्टा वन सबसे पहले डेल्टा वन लिख लेते हैं। डेल्टा वन का मतलब मैंने क्या बताया था, x को छोड़कर, यानी y और z तो आएगा, तो y तो सेकंड इधर 2 3 माइनस 5 और z किधर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस 1, और साइन को कंसिडर करना है आपको पहले बता दूं। अब ये 16 15 4, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेल्टा 2 की। डेल्टा 2 का मतलब क्या हुआ कि y को छोड़कर, तो यानी x तो आएगा 1 4 3, z आएगा 4 माइनस 2 1, लेकिन इधर क्या आएगा 16 15 4, 16 15 4। अब बात कर लेते हैं हम डेल्टा 3 की। डेल्टा 3 में क्या होगा कि z नहीं आएगा, 1 4 3 यानी x और y तो आएगा 1 4 3, उसके बाद 2 3 माइनस 5, 2 3 माइनस 5, लेकिन z की जगह क्या आएगा 16 15 4। अब बात कर लेते हैं हम डेल्टा की। डेल्टा में मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट को छोड़कर सारे आएंगे, यानी 1 4 3 1 4 3, 2 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5 और 4 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 और 1 कर लिया ये। अब इनको सबको सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले हमें डेल्टा को सॉल्व करना है। डेल्टा को क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। देखो 1 3 1 3 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 10, लेकिन फॉर्मूले का माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 2, इनको और इसको ऐड करा तो 4 1 4 माइनस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, लेकिन इधर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा माइनस का 2। वापस देख लेते हैं इसको, 4 1 4 3 2 6, माइनस का 6 प्लस का 6, तो प्लस का 4 इसको ऐड करा यानी माइनस का 20 प्लस का 9, सॉरी माइनस का 9। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 में तो 3 गया तो 7, माइनस का 7 माइनस का 20 और इसको करा तो माइनस 29, माइनस 29 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 29 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 116 आएगा, यानी माइनस 116, और जब तुम इन सारों को ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 143। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई जो कि इक्वल नहीं है 0 के, यानी सही है। अब हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट में 3 1 3, तो 3 बार माइनस हो जाएगा, 1 और 2 और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस आएगा 5 2 10, माइनस का 2 इसको और इसको ऐड करा यानी 15 1 15 और 2 बार हो जाएगा 1 और 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 प्लस 4, इसको और इसको ऐड करा तो 15 5 75, 4 3 12, माइनस का 12। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 7, माइनस के 7 को 16 से मल्टीप्लाई करा तो 112, 23 22 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 46, माइनस इनको मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 87, 87 को 4 से मल्टीप्लाई करा 348, कितना आ गया 348। अब इन चारों को तीनों को प्लस करो कि भाई इसमें 2 दिया 350 360, कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने, 15 5 75, 4 3 12, माइनस का 12 माइनस का 5। चलो देखते हैं, 50 360 460 460 460 और 460 में 46। इसके अंदर हमने देखो, अब इसमें हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
इक्वेशन तो सही उतारी ना मैंने एक बार। देखो मैंने गलती पता है कहाँ कर दी है, यहाँ 15 नहीं, यहाँ 5 है। क्या है 5, तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व। तो इधर कितना आएगा 25 आएगा, तो ये कितना हो गया 37, और 37 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 37 को 4 से, तो कितना आ जाएगा 148 माइनस का 148, इधर दिया 150, 160, 260। ठीक है, अब इसको ऐड कर रहे हैं हम। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 150, 160, 260, और 260 में ये ऐड करा तो 46। अब 46 भी नहीं आएगा, यहाँ केवल 5 आएगा, तो इधर आएगा 26। अब करते हैं 260 में ये करा तो 286, लेकिन काय का माइनस का। देखो एक से साइन की वजह से कितनी गलती होगी। अब डेल्टा 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा 2 में क्या होगा 1 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 16 4 प्लस 6 प्लस 4 16 माइनस 15। तो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 160 प्लस 4, तो 160 यानी 17 माइनस 160, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 143। अब इधर डेल्टा 3 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 1 ब्रैकेट में 12 प्लस 25 माइनस 2 16 माइनस का 15 प्लस 16 माइनस का 20 माइनस का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 37 माइनस का 2 प्लस का 29 को 16 से मल्टीप्लाई करा, 464 लेकिन प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को ऐड करा तो 37 माइनस 466, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 में से 7 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, तो 429 माइनस का। अब देखो ये x की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो देखो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 286 अपॉन 143 माइनस का, तो माइनस से माइनस प्लस ये कट हुआ तो 2 टाइम्स, यानी x इक्वल्स टू क्या आया 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/143 माइनस का 143 से कट हुआ तो प्लस का 1, और डेल्टा 3 की इधर से क्या आएगी माइनस का 429 अपॉन माइनस का 143, इसको कट करेंगे तो कितनी बार आएगी 3 टाइम्स, यानी x, y और z तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रैमर रूल से x, y, z की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से कराया मैंने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन जो तुम 10th में देख रहे हो ना यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक का प्रयोग करके है, तो ये सारणिक का प्रयोग बोल लो या क्रैमर रूल बोल लो, दोनों सेम है। तो आपको उस 10th क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करना है, मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो आपको इसी तरीके से ध्यान करना है, यानी 9th और 10th आपका अब क्या है होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस तरीके से हमने क्रैमर रूल पढ़ा इसी तरीके से एक मैट्रिक मेथड भी है इनको सॉल्व करने का। क्या है मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड क्या यानी कि आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आव्यूह सिद्धांत यानी कि मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, सपोज करो हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। सपोज करो 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन दे रखी है, तो आप लोगों को क्या करना है
इधर तो आपको कोएफिशिएंट लिख देना है या कांस्टेंट लिख देना है, a1 b1 ये कोएफिशिएंट लिखने हैं x और y के, a2 b2। इधर आपको वेरिएबल लिख देना है और यहाँ पर आपको कांस्टेंट यानी c1 और c2 लिख देना है। अब आपको x, अब देखो इसको मैंने सपोज करो a बोल दिया, इसको तो मैंने a बोल दिया, इसको मैंने x बोल दिया और इसको मैंने b बोल दिया। एक काम कर लेते हैं, इसको तो मैंने इस वाली मैट्रिक्स को तो a बोल दिया, जो इससे बन रही है उसको क्या बोल दिया, a बोल दिया, इसको x बोल दिया, इसको b बोल दिया। यानी मेरे पास क्या निकल कर आया कि ax इक्वल्स टू b। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे x और y की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे x इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या करा, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, इन दोनों ही पक्षों में मैंने क्या करा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, यानी कि a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स कौन सा, इसका इनवर्स है। तो मैं जानता हूँ कि जब इसके मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो i आएगा, ix इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। मैं जानता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। यानी कि इस वाले को इस वाले के इन्वर्स से, यानी मुझे a इनवर्स निकालना पड़ेगा, जबकि मैं जानता हूँ कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट a की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के बाद इसका a इनवर्स निकालने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यही मैट्रिक्स मेथड है। सेम इसी के अंदर, इसी की जैसे 3x3 की मैट्रिक्स में भी हम कर सकते हैं, केवल फ़र्क कितना आएगा इधर C1 A3 B3 C1 C2 C3 आ जाएगा और इधर D1 D1 D2 D3 आ जाएगा। तो आइए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट करा रहा हूँ, 11 का सेकंड करा रहा हूँ और 11 का थर्ड कराऊंगा, 11 का फर्स्ट और सेकंड। तो आप लोगों ने उतार लिया है कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, और a इनवर्स निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 5.1 में हमने a इनवर्स निकालना ही सीखा था। तो देखो कि इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। कि 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 3। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। तो इसके अंदर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दिया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हमें x निकालने के लिए क्या करना है, a इनवर्स b, यानी पहले a इनवर्स निकालना है। लेकिन पहले a भी तो मालूम चले कि a की मैट्रिक्स है क्या। तो मैंने कहा था कि इस तरीके से एक मैट्रिक्स, फिर इधर इक्वल्स टू ये, इधर तो आ जाएगा -2 और 3, इधर आएगा 2 -1 3 4, इधर आ जाएगा x और y, यानी कि ये तो a है, ये x है, ये b है। मुझे a का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी 4 2 = 8 -3 1 = 3, यानी प्लस का 3 = 11। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। यानी कैसे बताया था वो मैंने कि 1 2/2 की, तो 1 2 3 4 और इसका ट्रांसपोज। अब ये a11 होता है, ये a12 होता है, ये a21 होता है, ये a22 होता है। तो इसमें तो देखो ये सम संख्या में है तो प्लस, ये विषम संख्या में है तो माइनस, ये विषम संख्या में है तो माइनस। अब इसको रफ कर दो, एडजॉइंट निकालना मैंने बताया था और इसका ट्रांसपोज करना है। तो देखो कैसे बताया था मैंने कि इसको करना है तो इसको और इसको छुपा लो तो बचा क्या 4, तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से इसको करना है तो इसको, इसके रो और इसके कॉलम को छुपा लो तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे 3। अब इसको करना है तो इसको छुपा लो तो बचा क्या 1, क्या बचा, इसको करना है तो इन दोनों को छुपाए तो -1 बचेगा, और इसको बताना है तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपाया तो बच गया 2। अब इसका ट्रांसपोज करना है, यानी जो रो है उसको तो कॉलम कर देना है, एडजॉइंट ऑफ a। तो देखो इसको 4, ये -3, जो रो थी उसको कॉलम कर दिया, माइनस प्लस 1 और ये 2, तो ये एडजॉइंट ऑफ a निकल गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकल गया। अब क्या करना है हमें,
ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 4, तो इसको ऐसे लिख लें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी है 11, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल कर आया 4 1 माइनस का 3 और 2, ये ए इनवर्स निकल कर आ चुका। क्या निकल कर आ चुका ए इनवर्स। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि ए इनवर्स b, तो ए इनवर्स कितना है 1 अपॉन 11 4 1 माइनस 3 2, और b कितना है माइनस का 2 और 3 माइनस 2 3। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये तो है 2/2 की, ये है 2/1 की, तो ये कट हुई तो बची की 2/1, यानी हमारे जो मल्टीप्लाई करने पर आएगी वो उसमें 2 तो रो होगी और एक कॉलम होगा, यानी 1/11। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 2 8 माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस 6 तो कितना हो गया ये 1 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपो 12, और इक्वल में क्या चल रहा है x, और x क्या चीज़ है xy और ये xy। तो देखो xy इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन 11 12 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई माइनस का 5/11, और y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 12/11। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड। अब बात करते हैं हम 3 वेरिएबल्स के अंदर कि 11 का थर्ड क्वेश्चन कराओ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना। क्या कह रहा है देखो 11 का थर्ड, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू -1। इधर से मेरे को x y z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर a यानी कि 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या x y z इक्वल्स टू b क्या 1 3 -1। हमने लिख लिया a x और b, यानी हमने इन तीनों की वैल्यू को लिख लिया आराम से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के बाद आप लोगों को a डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। यानी ये आपका a है, ये x है, ये b है। तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना है। तो 1 ब्रैकेट में माइनस का 1 माइनस का 2 -1, तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4, तो ये आ गया 2, यानी कि इक्वल्स टू नॉट 0। तो हम कह सकते हैं ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, कि भाई ए इन्वर्स क्या है एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट कब होता है जब उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आवा है। तो बिल्कुल 2 आया तो एग्जिस्ट है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ओ ए निकालने के लिए मैंने बताया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका सबका क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के लिए ये a11 है, ये a12 है, तो विषम में तो माइनस में, ये a13 है तो प्लस में हो गया, मतलब 1 और 3 4 हो गया। तो ये हो गया a21 माइनस a22 प्लस a23 माइनस a31 प्लस a32 माइनस a33 प्लस। अब इसको करते हैं, हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। इन सबको बचाया तो माइनस का 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस का 2 और -2, तो ये आ गया -2,
ठीक है, अब इसकी बात करनी है तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2। अब इसकी बात करनी है तो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1। अब इसकी बात करनी है तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, अब इसकी बात करनी है तो माइनस का 1 और वापस देखते हैं इसकी बात करनी है तो -1 + 1 तो माइनस का 1 + 1। इसकी बात करनी है तो माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, अब इसकी बात करनी है तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1। इसकी बात करनी है तो माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3। इसकी बात करनी तो 1 और -3 1 -3 ये निकाल लिया हमने। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल रहा है, एडजॉइंट ए यानी सेखंड किसका, ए का सेखंड जाव्यो। इसका देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 और माइनस माइनस +1। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया +1 लिख दिया कि माइनस का 1 बचा तो प्लस का 1, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया उसका ट्रांसपोज हैंड टू हैंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रांसपोज लगा हुआ है ना तो इसके रो को कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 माइनस का 4 माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 ये 0 ये 2 ये -1 ये -1 ये -2। ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। क्या निकाला हमने, ये एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या निकला हमारे पास, माइनस का 3 1 -4 2 0 2 -1 -1 और माइनस का 3 आ रहा है। इसमें इस वाले को वापस देखते हैं 1 -3 तो माइनस का 2 ही तो आएगा। माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एडजॉइंट ए में इसके डिटर्मिनेंट्स का डिवाइड करते हैं। तो 1/2 ये ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई थी 2 अपॉन इसके इधर क्या है माइनस का 3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। अब देखो ये आ गया ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स के बाद मेरे को क्या निकालना है, जो मैं चीज़ जानता हूँ कि x = ए इन्वर्स b, कि इस वाले के इन्वर्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/1 3 -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इन्वर्स कितना आया कि 1/2 ब्रैकेट में -3 2 1 -3 2 -1 1 0 -1 1 0 -1 -4 2 -2 और b क्या है इसका 1 3 1 1 3 -1। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो डिटर्मिनेंट्स है वो किस ऑर्डर में निकल कर आएगी, देखो ये 3/3 है, ये 3/1 है, तो निकल कर आएगी 3/1, यानी 3 तो कॉलम होंगे, 3 तो रो होगी और 1 कॉलम होगा। यानी -3 को 1 से मल्टीप्लाई करा -3 +6 -1 1 + 0 + 1 -4 + 6 + 2। ठीक है, = 1/2। तो ये हो गया आपका 7 में से 3 गया तो 4 2 8 में से 4 गया तो 4। अब 1/2 का डिवाइड यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2। ये क्या चल रहा है आपके x, और x क्या माना आपने x y z = 2 1 2। तो x = क्या आया 2, y = क्या आया 1 और z = क्या आया 2। तो ये आपके x y और z की वैल्यू निकल कर आ गई। क्या निकल कर आई कि x की वैल्यू तो निकल कर आई है आपके 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। ये इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर आना है।
ठीक है, इसमें बस स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं हम वैसे वैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, हम कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर। अब इसके अंदर जो 12th क्वेश्चन है, देखो 12th क्वेश्चन आप लोगों को एक बार हिंट दे देता हूँ, बाकी 12, 13, 14, 15 आराम से आप कर लोगे जितने भी इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देखो 12, 13 और 14 में समझा देता हूँ, मतलब हिंट दे देता हूँ। 15 आप मैं करा दूंगा। चलो देखते हैं कि देखो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 12 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1 ये दिया हुआ है, तो आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 8, माइनस का 2y प्लस z इक्वल्स टू 7। देखो बात वो है कि इसका a इनवर्स तो तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कि पहले इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे, फिर इसको डिटर्मिनेंट निकालोगे, a इनवर्स तो तुम फाइंड आउट कर लोगे। इसका x y z का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो हम पढ़ते हुए आए कि 1 माइनस 2 0, ठीक है, फिर 2 1 3, इसमें 0 y की जगह माइनस 2 और z की जगह 1। मैंने देखा कि और ये x क्या है, x y z इक्वल्स टू 10 8 7। मैंने देखा कि ये वाली चीज़ तो इससे मैच हो रही है, और इसमें भी मुझे इसका इन्वर्स निकालना पड़ता है, जो कि मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ। यानी इसने जो a इन्वर्स पूछा है वो मुझे यहाँ पे भी काम में आएगा। तो वही a इन्वर्स की वैल्यू जो इधर आवे उसको इससे मल्टीप्लाई करके आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी a इन्वर्स तो आपको वैसे भी निकालना पड़ता। तो अगर क्वेश्चन सपोज करो इतना ही होता, यहाँ से होता, तो भी तुम्हें a इन्वर्स निकालना पड़ता। अगर तुमने a इन्वर्स यहाँ निकाल लिया तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। बस क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखना कि क्वेश्चन नंबर 13 में ही कह रहा है कि ये दे रखा है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। एक तो ये, और दूसरा है कि 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 का गुणन ज्ञात किया, यानी मल्टीपल फाइंड आउट करना है एक तो, है ना। और उसके बाद एक क्या कह रहा है ये x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको गुणन ज्ञात करना है, यानी मल्टीपल फाइंड आउट करना। इनका वजह सपोज करो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तुम a b निकालो। क्या निकालो, a b। जब तुम a b निकालोगे तो देखो इसका a b कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8, माइनस का 4 प्लस का 4 फिर 8, फिर आएगा 4 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है, फिर आएगा माइनस का 4 माइनस का 8 प्लस का 12, माइनस का 7 प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा माइनस का 7 माइनस का 2 प्लस का 9, इधर आएगा माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2, फिर आएगा माइनस का 5 माइनस प्लस का 6 और माइनस का 1, और फिर आएगा 5 माइनस प्लस 6 और माइनस का 3। ये इसका मल्टीप्लाई करा हमने, गुणन जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ए बी इक्वल्स टू
ये 4 से 4 कट, ये 4, देखो इधर क्या बचा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, इस तरीके से बचा। मैंने क्या करा, इसमें से 8 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भाई अभी 8 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में पहुँचा दिया, यानी ए बी 1/8 ए बी इज इक्वल्स टू आई। देखो 1/8 ए बी इज इक्वल्स टू आई आया। अब हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, ये लिख लिया हमने। अब हमें 3 इक्वेशन क्या दे रखी है, देखना कि इसके अंदर एक इक्वेशन तो दे रखी है हमें ये वाली कि x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम a ये निकाल के देखते हैं। देखो 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 9 1। यानी अब ये वाली चीज़ किससे मैच हो रही है, देखो 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 2 1 3, यानी कि ये चीज़ b है। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालने के लिए b इनवर्स क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू क्या था a इनवर्स b। ठीक है, अब के मैं इसको b बोल रहा हूँ तो मैंने इस वाले को क्या बोल दिया, c बोल दिया, तो b इनवर्स c, इस c से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी मुझे इस वाले में इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब b इन्वर्स निकालना है मेरे को, तो मैं b इन्वर्स कैसे निकाल सकता हूँ इसका, कि मैं b इन्वर्स इसका ऐसे निकाल सकता हूँ कि इसको मैंने क्या करा, जैसे अब इसमें क्या होता है, जब भी मैं जानता हूँ कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर है तो मैं जानता हूँ कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक इन्वर्स के इक्वल है, यानी कि b इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/8 a। तो b इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/8 a। आप लोगों को यही चीज़ बताने के लिए मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दिया है कि b इन्वर्स, मैं जानता हूँ कि जब दो मैट्रिक्स का गुणन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके अंदर से किसी एक जो है वो दोनों आपस के अंदर इन्वर्स हैं, यानी कि b इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/8 a। तो जो तुम्हें b इन्वर्स यहाँ निकालना था उसकी जगह तुम क्या लिख दोगे 1/8 a, और उसकी जगह c तो ये है ही, यानी कि 1/8 और a की वैल्यू क्या आई है आपके ये रही, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पहले या फिर इसको मल्टीप्लाई करना पहले फिर 8 का डिवाइड करना, तो तुम्हारे पास x y z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या करा, सबसे पहले ab का निकाल लिया, ab को निकालने के बाद इधर पूछा, इधर से b इन्वर्स निकाल लिया। b इन्वर्स क्यों निकाला, क्योंकि इधर मुझे b इन्वर्स की जरूरत थी, तो मैंने इधर से b इन्वर्स की, अगर a इन्वर्स की जरूरत होती तो 1/8 b कर देता। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें भी केवल ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ दे रखी है 1 -1 2 1 3 ये चीज़ दे रखी है, इसके अंदर से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो चीज़ दे रखी है उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। फिर उसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और आपस में इक्वल करना है केवल, बस फ़र्क इतना सा है। ए इनवर्स फाइंड आउट करके आपस में मल्टीप्लाई करके उनको आपस में इक्वल रखना है। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है 14 में। सबसे पहले जो तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको जो इक्वेशंस दे रखी हैं या जो आपको ये दे रखा 1 0 1 इस तरीके से जो दे रखा है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके पहले ऐड करके फिर उन दोनों को आपस में इक्वल रख के वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आप क्वेश्चन नंबर 14 आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले आप लोग देखो पढ़ो क्या कह रहा है कि इफ़ x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर वर्टिसेस एंड इज अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो है वो वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और आप लोगों को ये चीज़ गिवन है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का स्क्वायर 3a की पावर 4 के इक्वल लाना है। अरे भाई जब ये मैं काम करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम थर्ड यानी C3 से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं। ठीक है,
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का स्क्वायर ले लिया 2 कॉमन। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई कि 2 इंटू ये जो होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 1 1 ये हमारे ट्राइंगल का एरिया होता है। यानी कि 2 डेल्टा, इधर 2 क्यों लगाया है, 2 डेल्टा क्यों लगाया है, क्योंकि वहाँ पे 1/2 होता है। 1/2 x1 x2 इज इक्वल्स टू डेल्टा। इधर से ये 2 हटके उधर जाता है, तब जाके वो डिटर्मिनेंट्स बनता है, यानी 2 डेल्टा के इक्वल होती है। ये जो सारणिक है वो 2 डेल्टा के इक्वल होती है का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 2 जा 4, ये तो क्या हो गया 4 डेल्टा का स्क्वायर। अब डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का एरिया, और यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं जानता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। और ए क्या है इधर, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो कि क्वेश्चन में गिवन है ए है। ठीक है, का स्क्वायर 4 से 4 कंप्लीट, तो √3 का स्क्वायर 3 और ए का स्क्वायर ए की पावर 4 जो कि मेरे को लाना था। ये हो गया क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कंसल्ट कर